हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में चल रहा था आपका मॉडल पेपर 2। तो मॉडल पेपर 2 वहां पे हमने बात करी थी, अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि मैट के आपके 90 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में आपके 45 थे और दूसरे पार्ट में भी आपके 45। तो जिसने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में सेट का पोर्शन। तो सेट में आपका क्या है, सोशल साइंस का 35 नंबर का, विज्ञान आपकी 35 नंबर की और आपका 20 नंबर की मैथ्स। तो यहाँ पे हम 90 क्वेश्चन इस वीडियो में बात करेंगे, आपके पूरे 90 क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी का सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का है 91 नंबर से 91 जिसको बोल सकते हैं। समांगी मिश्रण नहीं है, नमक का घोल, चीनी का शरबत, वायु, चावल में मिले कंकड़। तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप समझिए कि समांगी मिश्रण होता क्या है। अब समांगी मिश्रण को इंग्लिश में आप बोलेंगे तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। क्या होता है आपका? होमोजीनियस मिक्सर। मिश्रण आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होमोजीनियस होता है, एक आपका हेट्रोजीनियस होता है। जो आपका समांगी मिश्रण होता है, इसमें एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सभी भाग क्या होते हैं, समान रूप से मिले होते हैं और उनकी संरचना एक समान होती है। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, नमक का पानी ले लीजिए, चीनी का घोल ले लीजिए या हवा ले लीजिए, ये आपके क्या है, समांगी मिश्रण, जिसमें उनकी संरचना एक समान होती है। और यहाँ पे क्या है आपका, जैसे चावल में कंकड़। अब चावल में कंकड़ आप या सीधे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जिसमें पूरी तरह से घुल जाते हैं या उनकी संरचना बराबर अब चावल में कंकड़ आपके घुलेंगे ना, ही घुलने वाले। चीनी में शरबत, अब जैसे चीनी का शरबत बनाते हैं आप लोग देखते हैं क्या दिखता है, वायु। तो ये क्या हो गया आपका, समांगी मिश्रण नहीं है। तो नमक का घोल हमारा समांगी मिश्रण है, चीनी का शरबत भी हमारा समांगी मिश्रण, वायु भी हमारा क्या है, एक समांगी मिश्रण है। और जो चावल में कंकड़ है ये हमारा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो जब हम अपने साइंस को पढ़ाया था, साइंस पढ़ी थी, वहां पे हमने बात करी थी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग बताएंगे इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? बेंगलुरु में। ठीक है, फिर बात करते हैं अपना 93 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया है पाई का मान ज्ञात करने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? अब पाई का मान सभी को पता होगा, 22/7 होता है या 3.14 समथिंग। ठीक है, तो यह कौन थे? श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, रामानुजम या भट्टभा। कौन थे आपके? तो ये थे आपके आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई का मान बताया था कि यह प्रथम खोज करी थी। 3.14 समथिंग होता है, तो ये चीज याद रखिएगा, एक तो पाई। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का संबंध किससे? सीवी रमन, आर्यभट्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन या मैडम क्यूरी या माइकल फेराडे। तो आप क्या बताएंगे? देखिए, प्रकाश से क्या है, प्रकाश देखिए एक विशेष रूप का प्रकाश है जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रकाश बोलते हैं। और ये किसने दिया था? ये आपके दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और जिसके लिए इनको क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का आपका क्या दिया था, संबंध बताया था। और इनको 1921 कब मिला था इसको? इसके लिए 1921 में आपका क्या मिला था, नोबल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था आपका? नोबल पुरस्कार। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है परमाणु का उदासीन कण है। तो हमने बताया था आपका जो एटम है वो क्या होता है। तो एटम क्या होता है आपका, जो परमाणु है एटम, ये क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। परमाणु का उदाहरण आपका क्या है? न्यूट्रॉन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। फिर एक देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसमें उदासीन किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन। उदासीन का इस पे न्यूट्रॉन पे आपका क्या होता है, उदासीन चार्ज होता है, चार्ज बोलते हैं। और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे आपका क्या होता है, निगेटिव। ये चीज भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है रोगों में रक्षा
रोगों में रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज किसने करी? अब रोगों में बोले या सीधे सिंपल भाषा में बोले, वैक्सीन की खोज किसने करी थी? जी मार्कोनी या गैलीलियो या डॉक्टर हरिगोविंद खुराना या आपके एल्बर्ट जेनर? तो आप क्या बोलेंगे? जो हमारे एल्बर्ट जेनर थे, एल्बर्ट जेनर थे, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? आपके एल्बर्ट जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी। और जो आपके ये क्या है, यूमिनोलॉजी के जनक भी बोले जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? यूमिनोलॉजी के जनक। और इन्होंने सबसे पहला देखिए खोज, वैक्सीन कौन सी खोजी थी? इन्होंने 1976 में पहला टीका आपका काहे का खोजा था? चेचक का। क्या काहे का टीका खोजा था? चेचक का टीका इन्होंने खोज करा था। फिर बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक, ये ध्यान रखिएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? अब ये देखिए नहीं, और ये सभी को पता है कि विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई क्या थे? अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे बोला गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हरिगोविंद खुराना थे, हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था आपको? 1968 में दिया था। और काहे के लिए? इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। काहे के क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। जो हमारी सीवी रमन थे, सीवी रमन को भी क्या मिला था? आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। किसके क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और इन्होंने क्या दिया था? रमन प्रभाव की खोज करी थी। काहे की खोज करी थी? आपकी रमन प्रभाव, ठीक है। आप लोग लास्ट में सीवी रमन लिखा होता है तो वहां से याद कर लिया करिए कि रमन प्रभाव की इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। फिर हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अब इन्होंने काहे में याद करें? इन्होंने करा था 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में ही इन्होंने योगदान दिया था। और सीवी रमन को कब मिला था? 1930, ठीक है, ये तो याद कर सकते हैं। तो हमारे जो विक्रम साराभाई थे, विक्रम साराभाई को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। क्या हुआ? विक्रम साराभाई को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, ठीक है। बात करते हैं अपने 98 नंबर क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अब भाई मोम तो सभी को पता होगा ना। अब देखिए मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आपको क्या है? देखिए सिंपल सी भाषा में बोले कि जो हमारा मोम का पिघलना होता है वो क्या कह रहा था? हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसे जिसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं, और भौतिक परिवर्तन जो बाहरी आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आपका कह रहा है जल वाष्प का ठंडा होकर जल बनना कौन सी क्रिया है? अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा था जल वाष्प का ठंडा होकर, पहले जल जो वाष्प होती है आपका ठंडा होकर जल बनना किस कौन सी क्रिया है? या आपकी वाष्पन या ऊर्ध्वतन या संघनन या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी संघनन होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जो हमारी कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? जो आपका जल वाष्प होता है वो ठंडा होकर जल बनता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? कंडेंसेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं हम 100 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः घुलनशील है? तो भाई ये तो सभी लोग जान गए होंगे कि भैया आप लोग देखिए एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। पदार्थ देखिए कौन सा पदार्थ पूछा गया जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है, घुलनशील है। तो सबसे पहले देखिए चाक पाउडर, चाय पत्ती, ग्लूकोज, लकड़ी का बुरादा। तो चाय पत्ती तो बनाते होंगे, ये तो होता नहीं होगा पानी में घुल जाए पूरी तरह। लकड़ी का बुरादा डालें, ये भी नहीं घुलता है। और चाक पाउडर के भी कण रह जाते हैं। जो ग्लूकोज होता है हमारा, वो क्या होता है आपका? हाईली रिएक्टिव सॉल्युबल होता है। वो क्या होता है आपका? जो ग्लूकोज होता है उसको कह लेते हैं त्रिव। वो जल्दी से आपका क्या होता है? पानी के साथ घुल जाता है, पूरी तरह से क्या होता है? जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। तो ग्लूकोज हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? आप भाई देखिए चार ऑप्शन दिए गए, चार में से आपका कौन सा भिन्न है? आयोडीन, आयोडीन, नौसादर, नेप्थलीन, चीनी।
अब क्या कहेंगे आप लोग, इनका कैसे पता करें हम लोग, बताइए। अब देखिए आयोडीन तो सभी को पता होगा। जो नौसादर है, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका अमोनियम क्लोराइड। और जो आपके नेप्थलीन है, नेप्थलीन, ये जो तीन है आपके, आयोडीन, नौसादर या नेप्थलीन, ये ऐसे पदार्थ हैं जो आपके क्या हैं, ऊर्ध्वपातन, ये जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जिसका अर्थ है कि वो ठोस अवस्था से सीधे जो गैस होते हैं, जो ये हमारे होते हैं नेप्थलीन बॉल्स वगैरह, इनमें क्या होता है, ये जो ठोस अवस्था होती है उनसे सीधे क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, जो सॉलिड से सीधा गैस में जाते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं बिना तरल कोई अवस्था से। और जबकि जो आपका चीनी है, जो आपका चीनी है जिसको शक्कर बोलते हैं, तो ये क्या है, या पहले पिघलती है और फिर जल जाती है, इसलिए चीनी तीनों से भिन्न है। ठीक है, ये सीधे सॉलिड से गैस में जाते हैं, और चीनी आपका पहले लिक्विड बनती है और फिर आपका क्या होती है, ठीक है, ये गर्म करने पर पिघलती है और फिर जल जाती है, इसीलिए चीनी क्या है आपके तीनों से अलग है। ठीक है, फिर बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ, अब शुद्ध तो सभी को पता होगा, सोना, वायु, चांदी, लोहा, कौन सा नहीं है का, जो आपका देखिए सोना, वायु और चांदी, ये क्या है, ये आपकी सभी शुद्ध तत्व हैं। ये क्या है, आपके सभी शुद्ध तत्व। और जो नहीं, सॉरी सॉरी, जो आपका सोना, चांदी और लोहा है, ये क्या है, आपके सभी अशुद्ध तत्व है। जबकि जो वायु होती है, वायु क्या होती है, वायु जो होती है आपकी, जो हवा जो होती है, वो क्या होती है, बहुत सारे गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो इसलिए ये क्या है, शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम अपने 103 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया नियमित परिवर्तन का उदाहरण है। अब भाई नियमित परिवर्तन, नियम, अब रोज वाला परिवर्तन सभी लोग देखिए, वर्षा का होना तो ये तो भाई कभी कभी होता है, ये नियमित थोड़ी ना होता है। तूफान का ना भाई कभी कभी आएगा, नियमित थोड़ी ना आएगा कि 4 बजे का अलार्म लगाया कि तो 4 बजे ही आएगा, तो ये तो नियमित हुआ नहीं। भूकंप का आना, ये भी नहीं। दिन और रात का होना, भाई दिन जितने टाइम होता है दिन होता है, और रात रात के टाइम होती है, तो ये तो क्या है, ये एक नियमित परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं जटिल परिवर्तन। अब जटिल परिवर्तन क्या कह रहा है आपका, जटिल परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा, अब समझिए, जटिल तो समझ ही गए हो ना, समस्या भरा, ठीक है, जो ज्यादा जटिल हो। तो जटिल क्या होगा, देखिए जटिल परिवर्तन का उदाहरण आपका सबसे पहले जान जाइए, देखिए कागज के चलना, कुछ भी उसमें जटिल नहीं है। जंग लगना, जंग तो अपने आप आराम से लग सकता है। फफूंद लगना, रख दिया फफूंद ब्रेड को कुछ दिन तक, लग गया, जंग भी लग गया, आपने सरिया वगैरह डाल दिया। जो कोयला का बनना होता है, ये हमारी क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। कोयला क्या है, का पहले रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पौधे के अवशेष धीरे धीरे उच्च दबाव और तापमान के तहत कोयले में परिवर्तित की जाते हैं। तो कोयले का बनना हमारा क्या है, एक जटिल परिवर्तन। 105 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्तित परिवर्तित का उदाहरण है, परिवर्तन का उदाहरण है। अब प्रत्यावर्तित परिवर्तन, यहां तक तो क्लियर है। प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है क्या, जो आपका रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, जैसे कौन सा होगा इस पे, देखिए रिवर्सिबल का मतलब होता है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता क्या है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल का मतलब होता है जिसमें आप रिवर्स कर पाए। जैसे आपका पानी से आप बर्फ जमाते हैं और फिर जब बर्फ जम जाती है, बर्फ से पानी जम जाए, तो ये हमारा क्या होता है, रिवर्स कर सकते हैं, उसी फॉर्म में हम दोबारा उस चीज को ला सकते हैं। और इसी को एक होता है हमारा अपरिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील परिवर्तन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे इरिवर्सिबल, दूध से दही बनना, तो ये हम क्या हो गया हमारा अपरिवर्तनशील। अब क्या है, दूध से दही बन गया, तो दही से दूध तो बना नहीं सकते, तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रत्यावर्तित नहीं है। कागज का जलना, जल गया भाई ना, जलने से फिर कागज नहीं बना सकते, ये हमारा क्या हुआ, अपरिवर्तनशील।
और ये आपका क्या है, फलों का पकना। एक बार फल पक गया उसको कच्चा थोड़ी ना कर सकते हो, तो ये भी क्या है, पानी का जमना। अब पानी जम गया और फिर उसके बाद जम हो गया, उसका टेम्परेचर कम होगा तो आराम से वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो पानी का जम गया, बर्फ जमी और बर्फ से हमने पानी बना लिया, तो क्या हो गया हमारा, ये प्रत्यावर्तित, रिवर्सिबल, जिसको हम वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपना रोटी में फफूंद लगना। कह रहा है अनुकूलन परिवर्तन या प्रतिकूल परिवर्तन या प्रत्यावर्तित, या आपका प्रत्यावर्तित परिवर्तन या आपका कृत्रिम परिवर्तन, क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा जाएगा, आपका प्रतिकूल परिवर्तन। प्रतिकूल, जैसे एक जब रोटी में फफूंद लगती है तो पूरी क्या होती है, रोटी खराब कर देती है और उसे खाने लायक नहीं रहने देती। तो ये ऐसे परिवर्तन जो अवांछनीय होते हैं, इसके परिणाम में रोटी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकूल परिवर्तन। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 107 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आसुत जल। ठीक है, आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो आसुत जल, तो जो आपका क्या होता है, आसुत जल जो होता है आपका, वो हमारा प्राप्त किया जाता है आसावन, जिसको बोलते हैं आसावन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं आपका, डिस्टिलेशन। इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पानी को पहले उबाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पानी क्या है, ये हमारा है यहाँ पे पानी, इसको सबसे पहले उबाला जाता है। पानी उबाल उबाल पानी का भाप बन जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में पानी को उबाला जाता है। फिर क्या होता है, दूसरे नंबर पे उबाल के दूसरा हमारा वाष्पीकरण बनता है। ठीक है, वाष्पीकरण उबलने के पानी भाप बन जाता है। फिर संघनन, अशुद्ध जल का उपयोग। आमतौर पर जो आपका अशुद्ध जल जो होता है, इसका उपयोग हमारा जो डॉक्टर्स लोग क्या होते हैं, चिकित्सा उपयोग क्या होता है, जब आप कोई भी इंजेक्शन लगवाने उसके साथ में पानी मिलता है तो वो क्या होता है, अशुद्ध जल। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन की तो अभी हमने ऊपर बात करी थी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं आपके। तो जो लोहे में जंग लगना, ये तो हमारा क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती का जलना आपका क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन आपका क्या है। ठीक है, जो मोमबत्ती का जलना, ये भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन। ग्लूकोज का पानी में घुलना, ये हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने 109 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अम्ल है। क्या है, निम्नलिखित में अम्ल है। अब देखिए अम्ल, अम्ल क्या है, नमक, बुझा चूना, कास्टिक सोडा या सिरका। जो अम्ल होते हैं हमारे, एसिडिक एसिड बोलते हैं जिसको, एसिड बोलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिरका। सिरका क्या है हमारा, एक अम्ल है। फिर बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। जो हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं वो नहीं है। कौन सा है, लिटमस या हल्दी या मिथाइल ऑरेंज या गुड़ है। जो हमारा क्या है, जो हमारा प्राकृतिक सूचक है वो मिथाइल ऑरेंज एक आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक सिंथेटिक सूचक है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। जैसे वहां पढ़ा था हमने, ये हमारा क्या है, एक सिंथेटिक सूचक है। और जबकि जो हमारा हल्दी है, गुड़हल है, लिटमस है, ये सब आपके क्या है, प्राकृतिक के सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जो देखिए प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जैसे अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के संपर्क में आने पर अपना रंग क्या है, बदलने लगते हैं। उन्हें क्या है, उनके लिए क्या है, लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है वो हल्दी और गुड़हल के फूल से, ठीक है, लाइकेन से प्राप्त होता है। जो आपके कृत्रिम सूचक हैं, जो आपके क्या है, कृत्रिम सूचक, जैसे मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, ये पदार्थ आपके कहाँ, प्रयोगशालाओं में रसायनों से बनाए जाते हैं। काहे से बनाए जाते हैं, जो रसायन होते हैं उनसे मिला के बनाए जाते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोप्थेलीन इसके उदाहरण है। तो या अगर फिनोप्थेलीन दिया जाता तो वो भी आप क्या करते, उसका टिक कर सकते थे। फिर बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र। अब भाई चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, ये तो आपको बिना ऑप्शन देखे ही पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता चाहिए वो याद कर ले। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है,
देखिए लिखे हैं CH3COOH C2H5OH, ठीक है, C12H22O11। इसको देख के सभी लोगों को पता चल गया होगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H1022O11। अब इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं सुक्रोज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुक्रोज भी बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, सुक्रोज। कॉपी हो तो लिख लीजिएगा। फिर बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। अब किसके बीच कम होता है, जो आपका अंतर आणविक आकर्षण बल हो, क्या होता है, ऑक्सीजन में सबसे कम होता है। किसमें, आपका ऑक्सीजन में सबसे कम पाया जाता है। ये क्या होते हैं, जैसे गैसों में जैसे अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाती है, जिससे आपका जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर हो जाता है। और ठोस जो होते हैं, ठोस में जैसे सोना और बर्फ, अणु एक दूसरे के करीब होते हैं तो आकर्षण बल मजबूत होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जो जुगनू के शरीर, आप सबने देखा होगा भाई जुगनू का शरीर, जुगनू तो सभी ने देखा होगा। जो हमारा जुगनू के शरीर में उपस्थित जो एटीपी होता है, मैग्नीशियम आयरन या ऑक्सीजन, किस प्रकार से क्रिया करके चमक उत्पन्न, वो चमकता है तो किससे उत्पन्न करते हैं, तो ये आपका जिलेटिन या ग्लूटेन या ल्यूसीफेरिन या ब्रोमीन। आप लोग तो कंफ्यूज होंगे, तो हम लोग बात कर लेते हैं। जो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा ल्यूसीफेरिन होता है, ये क्या होता है हमारा, जो हमारा ल्यूसीफेरिन होता है, एक प्रकार का क्या हो, एक प्रकार का एंजाइम होता है। इसी से आपका क्या होता है, ये चमकता शरीर, जो जुगनू का शरीर होता है वो चमकता है। एक प्रकार का ल्यूसीफेरिन, एक प्रकार का एंजाइम है। फिर बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। 114 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल है, कौन सा है आपका, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और या आपका नाइट्रिक अम्ल। तो जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है ये हमारा क्या होता है, आपका प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की। जो कहते हैं अर्जेंटेनम किस तत्व का लैटिन नाम है। अर्जेंटेनम सभी ने सुना होगा ना, जिसने आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो अर्जेंटेनम होता है वो किस तत्व का लैटिन नाम होता है, सोना, चांदी, पारा या आयरन। तो आप क्या बोलेंगे, चांदी का एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। अर्जेंटेनम जिसको बोलते हैं एजी, किससे नाम दिया जाता है, एजी। और ये आपका क्या कहलाता है, ये चांदी का एक रासायनिक नाम है। इसकी परमाणु संख्या भी आपको बता देता हूँ, 47 होती है। क्या होती है इसकी परमाणु संख्या, 47 होती है। तो चांदी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है चीनी के जलने पर प्राप्त पदार्थ, जो देखिए जब चीनी को जलाया जाता है तो उसमें से क्या मिलता है, एक कैरामल मिलता है। क्या मिलता है, कैरामल में बदल जाती है। अब ये कैरामल क्या है, एक या रासायनिक प्रक्रिया जिससे कैरामाइलेशन, ठीक है, कैरामाइलेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में चीनी को गर्म करके उसके जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं और नए यौगिक बनते हैं, जिससे एक गहरा रंग और स्वादिष्ट स्वाद आता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, पूरी मत जला दी। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कैरम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के क्रिस्टल की आकृति मकड़ी के जाले के समान होती है। जो आपका मकड़ी का जाला होता है वो किसके प्रकार के होती है आपकी, तो क्या बोलेंगे आप, टार्ट्रिक अम्ल। जो क्या बोलेंगे, टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर। फिर बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन हमने अभी पढ़ा सब लोगों ने, क्या कहता है आपका, दूध से दही बनना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, पानी से बर्फ बनना। तो पानी से बर्फ बनना तो आपका होगा नहीं, ठीक है। फिर बात करें लोहे में जंग लगना, ये भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही बनना, ये आप लोग क्या कहेंगे, तो भाई हमने तो सब तो काट दिया, फलों का पकना भी एक आपका रासायनिक है। तो भाई साहब यहाँ पे ये ऑप्शन बच रहा है, देख लीजिए। जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, क्या कह रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, पानी से बर्फ बनना। अब पानी से आप बर्फ भी बना सकते हैं और बर्फ से पानी भी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन।
अभी भी किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे, आप लोग बता सकते हैं? नहीं होनी चाहिए। 119 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला गया निम्नलिखित में से क्षार है। अब क्षार तो सभी को पता होगा ना, अभी हमने अम्ल पढ़ा, अब क्षार। ये क्षार आपको क्या है, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है, और उसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। अब नींबू का रस आपका क्या होता है, एक एसिड होता है। नींबू का रस आपका क्या होता है, एक एसिड होता है। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, NaCl। क्या होता है हमारा, NaCl। NaCl। अब ये क्या है, NaCl। NaCl क्या है, कास्टिक सोडा हमारा क्या है, बेस। सिरका हमारा अम्ल है। सोडियम क्लोराइड ये हमारा क्या है, अम्ल है। नींबू का रस, सिरका, सोडियम क्लोराइड हमारे ये क्या अम्ल है। और जो कास्टिक सोडा है ये क्या है हमारा, NaCl। ये हमारा क्या कहलाता है, क्षार बेस। फिर बात करते हैं अपने 120 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका व्यापारिक नाम धावन सोडा है। अब धावन सोडा बोले, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं आपका, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। अब इसको क्या है, देखिए इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र। जो खाते हैं लोग खाने का सोडा, मम्मी तो बोलते हैं कि सोडा डाल दीजिए, तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, एन ए NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका, Na2, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। ये चीज, ये सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा है जिसे, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा का मतलब समझ गए, जैसे कपड़े। और ये हमारा क्या है, आपका खाया जो जाता है खाने का सोडा, ये आपका क्या है, NaHCO3। फिर बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक संपीड़नीय है। अब सर्वाधिक संपीड़नीय आपका क्या होगा, मिट्टी, ऑक्सीजन, जल, या इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 123 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से उष्माक्षेपी क्रिया है। अब उष्माक्षेपी क्रिया क्या होती है, देखिए उष्माक्षेपी क्रियाएं, अभिक्रियाएं वे होती है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये क्या कहलाएगा इसका, देखिए जो हमारी जो कली चीनी के क्या होता है, कली चूने का जल में घुलना, ठीक है। कली चीनी में जल में घुलना, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन होता है। फिर बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है लोहा। लोहा आयरन का रासायनिक नाम, जो लोहा होता है आयरन का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, Fe। आप सभी को पता होना चाहिए, जो आयरन का लोहे का रासायनिक नाम होता है Fe बोला जाता है, ठीक है। 125 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चूने का पानी क्या होता है। अब चूने का पानी आपको लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, और ये हिंदी में आपको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बोलता है CaOH का होल ट्वाइस। ये लोग याद कर लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस जो चूने का पानी होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ। फिर यहां से देखिए हमारा क्या शुरू हो गई, सोशल साइंस आपकी शुरू हो गई। तो मनका बनाने का कारखाना आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था, चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो, या लोथल, या आपका रोपड़। तो देखिए जो हमारे क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें मनके मनके को क्या बोलते हैं, मनका मोती। क्या होता है हमारा, मोती। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मनके मोती बनाने के कारखाने आपके लोथल और चनहुदड़ो से मिले थे, ठीक है, उस स्थलों पर मिले थे। और लोथल आपका गुजरात में मनके बनाने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और बंदर का शहर था। तो इसका क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं, इसका हो जाएगा चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन हमारा आया। कह रहा कांसे से बनी नर्तकी, जो कांसे से बनी नर्तकी मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई, रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा।
जो आपकी जैसे कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह मूर्ति आपकी कहाँ से, सिंधु कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। तो ये देखिए, ये जो मूर्ति ये थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण अवशेष है, जिसे हम लोग डांसिंग गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता, डांसिंग गर्ल्स। ठीक है। फिर बात करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो कौन सी सभ्यता है जिसको हम नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता या चीन की सभ्यता। तो आप क्या बोलेंगे, जो हमारी किस सभ्यता को नील नदी का वरदान बोला जाता है, आपका प्राचीन की मिस्र सभ्यता को। किसका बोला जाता है, प्राचीन की मिस्र सभ्यता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, फिर बोला गया आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। अब मेसोपोटामिया की नदी की सभ्यता आपकी दो हैं, एक आपकी टिग्रिस जिसको बोलते हैं तजला, और फरात नदियों के किनारे विकसित हैं। और इन दोनों नदियों के बीच आपकी भूमि की दो नदियां हैं, कौन सी हैं, तजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है। ठीक है। तजला को बोलते हैं आपका इंग्लिश में टिग्रिस, और ये फरात को आपका बोलते हैं, फरात को जिसको टिग्रिस को बोला जाता है दजला, और फरात को बोला जाता है यूफ्रेटिस। ठीक है। इनके बीच क्या है, इन दोनों नदियों की भूमि है। ठीक है, इसी को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। फिर बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, सप्त सैंधव क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश की नदी नहीं है। कौन सी नहीं है, जो हमारी सप्त सैंधव के प्रदेश की नदियां होती हैं, 7 नदियां हैं, उसमें से आती है सिंधु, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सप्त सैंधव की प्रदेश हमारी क्या आती है, सिंधु। 7 नदियां होती हैं, सिंधु। फिर बात करते हैं झेलम, फिर हमारा क्या कहलाता है, चिनाब, फिर आपका रावी। ठीक है, फिर आपका क्या कहलाता है, रावी नदी, सतलज, और ब्यास। तो कौन सी देखिए, रावी नदी भी आपकी का प्रदेश की नदी है, सिंधु भी है, चिनाब भी है, कौन सी नहीं है आपकी, नर्मदा नदी नहीं है, सप्त सैंधव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 131 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, बोला गया आर्यों के प्रमुख देवता थे। जो आर्य थे उनके प्रमुख देवता कौन थे, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, गणेश। तो उनके क्या होते, आर्यों के प्रमुख देवता आपके इंद्र भगवान थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य सागर के किनारे विकसित सभ्यता थी। अब भूमध्य सागर, देखिए भूमध्य सागर के किनारे कई प्राचीन सभ्यताएं आपकी विकसित थी। जैसे कि आपकी प्राचीन मिस्र की सभ्यता हो गई। फिर फिनोसियन ग्रीक या रोमन सभ्यताएं। कौन सी आपकी सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता को आप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला गया भूमध्य के किनारे विकसित सभ्यता थी। अब मिस्र की सभ्यता भी है, प्राचीन मिस्र, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रीट सभ्यता। क्या बोलते हैं आपको, मिस्र सभ्यता भी बोल सकते हैं आप, या क्रीट सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका ज्यादा क्रीट सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 भी इसका राइट आंसर हो सकता है। फिर बात करते हैं हमारा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, क्या पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। 133 नंबर क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा आपका। देखिए यहाँ पे जो भूमध्य सागर के किनारे विकसित सभ्यता थी, वो आपकी क्या थी, क्रीट सभ्यता। कौन सी थी आपकी, क्रीट सभ्यता, जिसको बोलते थे माइनोन सिविलाइजेशन। 133 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो खिलजी वंश की स्थापना आपकी किसने करी थी, फिरोज खिलजी। किसने करी थी आपकी, फिरोज खिलजी ने करी थी। और फिर खिलजी वंश की स्थापना आपके जलाउद्दीन, का पूरा नाम क्या था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और ये कौन थे आपके, दिल्ली सल्तनत का पहला खिलजी सुल्तान था। कहाँ का था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। ठीक है।
फिर बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखने, उन्हें नगद वेतन देने तथा घोड़ों को दोगुने की प्रथा दिल्ली के किस शासक ने शुरू की थी। जो सैनिकों के हुलिया का पूरा ध्यान रखना, उनके खाने नगद वेतन क्या क्या, घोड़ों को दोगुने की प्रथा किसने दी थी? ये हमारे दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। एक दिल्ली सल्तनत के एक क्या थे, शक्तिशाली शासक थे, जिसने अपनी पूरी सेना को मजबूत बनाने के लिए प्रांतरिक सुधार किए थे। उसमें उनका ओलिया विवरण देखना, उनको नगद वेतन देना, ये गुणों को दोगुने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया दिल्ली के दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का निर्णय किस शासक का था? दिल्ली के दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का निर्णय किस शासक का था? अकबर, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान या आपका मोहम्मद तुगलक। तो आप क्या देंगे? मोहम्मद तुगलक क्या क्या दिल्ली सल्तनत का एक दिल्ली सल्तनत का एक शासक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सार्वजनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत आपने की, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या खिर्ज का या सिकंदर लोदी। तो ये करी थी आपकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत करी थी। इसमें जिसमें इसमें शुरुआत करने का था, जिसमें से आपकी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्णय नियंत्रित करने की जाती थी, और उनकी उपलब्धता कि उपलब्ध हुई है कि नहीं हुई है ये भी देखा जाता था। फिर बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया मोहम्मद तुगलक के समय भारत आने वाले यात्री एबन तूता, जिसने अपनी पुस्तक रेहला में अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया, वह कहाँ का रहने वाला था? तो आप लोग बताइए वो कहाँ का रहने वाला? अमेरिका, पुर्तगाल या मोरक्को या आपका काबुल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना आपकी करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब करी थी? अपने चचेरे भाई मोहम्मद शकील। देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करी थी। किसकी याद के लिए करी थी? चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, फिर बात करते हैं 139 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया है तूतीय हिंद, क्या है? तूतीय हिंद के नाम से कौन विद्वान जाना जाता था? बरनी, फिरदौसी, अमीर खुसरो या अलबरूनी। तो आप क्या बोलेंगे? अमीर खुसरो एक महान कवि, संगीतकार और विद्वान थे, जिन्हें बोला जाता है कि आपका तूतीय हिंद। किसको बोला जाता था? अमीर और खुसरो। ठीक है, ये आपके एक महान कवि थे, संगीतकार थे और विद्वान थे। ठीक है, अब तूतीय हिंद का मतलब क्या है? भारत का तोता। इसका क्या मतलब है आपका? भारत का तोता। फिर 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 140 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? बोला गया एक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान जाते समय सोमवार को शाम 5 बजे, अब सोमवार को शाम 5 बजे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, और रेखा को इस ओर उस समय कौन सा दिन होगा? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति आपका जो होता है, जब कोई भी व्यक्ति आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की ओर, जैसे आपका ये क्या है, सोमवार को 5 बजे अंतरराष्ट्रीय रेखा को पार करता है। अब कोई भी व्यक्ति जैसे अमेरिका से जापान की ओर जाता है, पार करता है, तो उसे एक दिन आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए यदि वह सोमवार को शाम 5 बजे पार करता है, तो रेखा को दूसरी ओर शाम को मंगलवार को क्या है, 5 बजे होगा। ये क्या होगा आपका? मंगलवार को 5 बजे। ठीक है,
141 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। जो हमारा देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आपको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अब इसको कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा की बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस समय ग्रीनविच रेखा, जो आपकी ग्रीनविच रेखा होता है मानक समय रेखा, और दोपहर 12 बजे हो तो उस समय भारत समय होगा। भारत में कितना समय होगा, देखिए भारत का मानक समय आपका जो होता है ग्रीनविच, जो आपका जो ग्रीनविच टाइम होता है जीएमटी जिसको बोलते हैं, इससे 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। किससे क्या रहता है, 5 घंटे 5 आवर 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट क्या रहता है, आगे रहता है भारत में। तो देखिए 12 बज जाए, 12 में अगर हम आगे 5 घंटे 30 मिनट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 12 5 17, 12 5 17 और 17 बज के 30 मिनट क्या होगा, 17 बज के 30 मिनट शाम के। वो भी 12 बजे है ना, और 12 के बाद जाएंगे। अब 17 का मतलब क्या हुआ, 12 5 17, तो 5 बज के 7 मिनट, 5 बज के 30। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी को अपनी धुरी पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो कितना है, 360 डिग्री में कितना है, 360 डिग्री घूमने में 24 मिनट लेती है। कितने मिनट लेते हैं आपके, 24 घंटे लेती है। ठीक है, 24 घंटे में कितने में घूमती है, 360 डिग्री। अब हमें निकालना है 1 घंटे में कितना घूमेगी। अब हम यहां से निकालें, 1 घंटे में निकालें तो कितना हो जाएगा, 360/24, और इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूम लेती है आपकी, 15 डिग्री। ठीक है, अब 15 डिग्री घूमने में देखिए, अब 15 डिग्री घूमने में कितना लगता है, 60 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं आपके, 60 मिनट। ध्यान से देखिएगा, 60 मिनट लगते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा उसको समय, 60/15। कितना लगेगा, 60/15, और कितना हो जाएगा, 15 × 60, 4 मिनट। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। फिर बात करते हैं, देखिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात आपके कब बराबर होते हैं। देखिए पृथ्वी पर रात और दिन आपके 21 मार्च को बराबर होते हैं और 23 सितंबर, तो एक व दोनों सही हो जाएंगे। फिर बात करते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाता है आपका उष्णकटिबंध, जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं आपका, ट्रॉपिकल जोन, ZONE। ठीक है, फिर बात करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है ऋतु परिवर्तन का कारण है। देखिए ऋतु परिवर्तन का कारण आपका पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का झुकाव, तो एक या दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। जो आपका सक्रिय है ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा कहाँ का है, तो संसार का सबसे ऊंचा आपका ज्वालामुखी है कैटोपैक्सी। क्या है आपका, कैटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर अनाच्छादन की क्रियाएं हैं। तो अनाच्छादन की क्रियाएं आपकी क्या होते हैं, जिसको कोई भी नहीं है। ये देखिए अपच, अपवर्तन, निष्पेषण, ये आपकी क्या है, अनाच्छादन की क्रियाएं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अब अनाच्छादन आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्यूनिडेशन। ठीक है, ड्यूनिडेशन। 149 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। अब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा है आपका, एटना या स्ट्रोम्बोली या आपका फ्यूजेमा या पोपा।
तो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्राम्बुल। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, जंगलों में या रेगिस्तान में। तो आपका कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके रेगिस्तान में। कहाँ पाए जाते हैं, आपके रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बालुका स्तूप क्या होते हैं आपके। देखिए बालुका स्तूप को हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं इसको, आप लोग समझ लीजिएगा। ये हमारे क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स। ये देखिए हवा रेत जो होते हैं, हवा रेत के जमाव से बनने वाली संरचनाएं होती हैं। ठीक है, और जो हवा रेत से बनी हुई संरचनाएं वो हमें कहाँ मिलेंगी, रेगिस्तान में मिलेंगी। 151 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है विसर्प का संबंध किससे है। विसर्प का संबंध किससे है, तो विसर्प का संबंध आपका नदी से होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 152 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है। दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रांत है, तो कौन सा होगा आपका, जोग या आपका कैंपटी फॉल या धुआंधार या एंजल। तो आप क्या बोलेंगे, एंजल। क्या बोलेंगे, जो आपके एंजल फॉल्स हैं वो क्या है, वेनेजुएला के, अमेरिका के वेनेजुएला के स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। बात करते हैं 153 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है मरीना बीच कहाँ स्थित है। तो मरीना बीच आपकी कहाँ स्थित है, ये तो भाई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो मरीना बीच आपकी कहाँ स्थित है, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 154 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है। तो आप बोलेंगे भाग 2 में। किसमें, भाग 2 में। जो क्या है, भाग 2 में आपका भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। फिर बात करते हैं 155 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से होते हैं हमारे, अनुच्छेद 5 से 11। कौन से, अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। फिर बात करते हैं 156 नंबर क्वेश्चन की। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। नागरिकता नियम आपका कब पारित किया गया था, 1955 में किया गया था। 1955 में आपका नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने 157 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है संसद की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो आप सिंपल सा आंसर दे दीजिए कि अनुच्छेद 11 में दिया गया है। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 158 नंबर, भारत में बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 8। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 159 नंबर क्वेश्चन की। 159 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, एक या दो, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी एकल नागरिकता प्रदान करता है। फिर बात करते हैं 160 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता की अवधारणा किस क्षेत्र देश से ली गई है। तो आपको बोलेंगे ब्रिटेन, जिसको बोलते हैं यूके। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं भाई साहब अपने मजेदार टॉपिक पे। 161 नंबर से शुरू हो रही है आपकी मैथ। 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो 20 क्वेश्चन भी आपके जल्दी से जल्दी करे जाएंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए आप सफिशिएंट मॉडल पेपर पढ़ लेंगे तो आपके 20 में से 15 से अबव ही नंबर आएंगे। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की नहीं जरूरत है कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमारे कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पुरानी जो प्लेलिस्ट बनी है वहां से आप लोग देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। अब देखिए मैथ्स का जादू। अब देखिए 161 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 49
59, 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 बचेंगे। ठीक है, अब कह रहा है 49 और 59 और 109 को भाग देने पर आपका क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचेंगे। अब बड़ी से बड़ी संख्या, अब बड़ी से बड़ी संख्या आप तो समझ गए होंगे कि मासा बोल रहा है, मासा का मतलब एचसीएफ बोल रहा है। तो भाई 49 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 49 में से क्रमशः 1 बच रहा है ना, तो 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 48। फिर कह रहा है आपका 59 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 56। और फिर 5 शेष बच रहा है तो 109 में से 5 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 104। ठीक है, अब इनका मासा, अब मासा तो सभी को निकालना आता होगा। अगर आपको मासा नहीं निकालना आता तो भाई और हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं मासा निकालने की। ठीक है, देखिए 56 में से 48 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। और 104 में से 56 माइनस करें तो कितना आएगा, 48। अब देखिए 8 से 48 कट रहा है, 8 संग 48 होता है तो क्या हो जाएगा, 8 हमारा इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हमारा इसका मासा हो जाएगा। जब आपको 2 डिजिट का निकालना हो तो आप माइनस करके सिंपल देख सकते हैं, 3 डिजिट है तो उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी मासा निकालने की ट्रिक। ठीक है, अब भाई बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो समझ जाइए एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। और जब भाग देने पर क्रमशः जो चीजें बच रही हैं, जैसे 1, 3, 5 बच रहा है तो वो उनमें से माइनस कर दीजिए, तब आप उसका मासा निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 8 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 162 नंबर क्वेश्चन के। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो 16, 44 और 64 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या हो, 16, 44 और 64, छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट अब बोला जा रहा है, एलसीएम बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है आपको, जब छोटी से छोटी बोला जाए तो आप निकालेंगे लासा। तो लासा आप क्या है, लासा तो सभी को निकालना होता है। 16, 44 और 64 का लासा निकाल दीजिए तो पहले क्या आ जाएगा, 2 से काटे, 2 अठी 16, यहाँ पे 22, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 हो गया। फिर 2 से काटे, 2 चक्कू 8, अब ये क्या हो गया, 11, और ये आपका 16 दूनी 32। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो गया हमारा, 2 दूनी 4, ये 11 ऐसे ही रहेगा, और ये आपका 2 अठी 16। फिर ये 2 एकम 2 और ये आपका 4 हो जाएगा, और इधर आपका क्या कहलाएगा, 2। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 2 एकम 2 और ये 11 और ये आपका 4 आया था, फिर 2 बचा, फिर आपका क्या हो गया, 2, और फिर 11 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। तो क्या हो गया हमारा, 64 और गुड़ा 64 गुड़ा 11। अब 64 गुड़ा 11 को कर लीजिए तो कितना आएगा, 64 की 11 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 704। क्या आएगा, 704 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 704 आप 16 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 44 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, और 64 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए ना, बड़ी जब आप कहे तो मासा निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या क्या कहे तो आपके क्या निकालेंगे, लासा निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है, आप पीछे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं इस टाइप के। अगला देखिए 163 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, सेम कह रहा है वही चीज। हाँ देखिए, कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब छोटी से छोटी संख्या आप तो समझ गए कि एलसीएम निकालना है। 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 3 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में क्या आपका 3 शेष बच रहा है, तो इसको तो छोड़ दीजिए। पहले आप क्या करिए, 75, 80 और 135, इसका आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। भाई आप लोग होशियार हैं, एलसीएम निकाल लेंगे, मैं नहीं बता रहा कि एलसीएम आपको निकालना है। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका बचेगा, कितना बचेगा, 10,800 आ जाएगा। कितना आएगा एलसीएम, आप लोग निकाल के देखिएगा। 75, 80 और 135। अगर किसी का डाउट है कि आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं
तो एलसीएम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, उस पर भी मैं आपकी क्या है एक वीडियो बना दूंगा या वहीं पे आपको बता दूंगा। तो 10,800। अब देखिए क्या कह रहा था, प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है। भाई 3 शेष बच रहा है तो उसको क्या करें, जोड़ दीजिए। अगर बच रहा है शेष, ठीक है, अगर ज्यादा हो रहा हो तो ठीक है, शेष बच रहा है तो ये क्या हो जाएगा 10,803। अब कहीं पे ऑप्शन देकर आपको 10,803 हमारा इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 164 नंबर की। वह छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी से छोटी संख्या आप लोग समझ गए कि एलसीएम निकालना है। कह रहा है बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ा दिया जाए। अब 3 जोड़ा जाए, अब ये बच रहा था, जोड़ा जाएगा तो माइनस कर देंगे। से योगफल 36, 45 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 36, 45 और 50 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप क्या निकाल लीजिए, लासा निकाल लीजिए, आपका आएगा 900। अब भाई 3 जोड़ दें, तो 3 भाई जोड़ा जाए तो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका 897। क्या हो गया आपका 897। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर आ गया। अब देखिए ये छोटी से छोटी संख्या पर थोड़ी कंडीशन यहाँ पे चेंज है आपकी। बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः, जब ऊपर था क्रमशः, तो क्या है 35 में से क्या माइनस करेंगे, 35 में से पहले भाई 17 बच रहा है तो माइनस कर ले, क्या बचा 18। ठीक है, ठीक है, 35 में से कितना बचा 18। अब फिर क्या करें, 45 में से कितना 27, तो क्या बचा 18। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए 45, 45 में से 37 माइनस करें, 37 बच रहा है ना क्रमशः। तो हमें पता चल गया कि सब में शेष क्या बच रहा है, 18 बच रहा है, और ये शेष क्या बच रहा है, 18 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, 35, 45 और 55, ये क्या हो जाएगा आपका 55। अब क्या करते हैं, 35, 45 और 55 के क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या क्या चाहिए हमें, लासा निकालेंगे। तो लासा निकाल के मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। एलसीएम इसका निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3465। कितना आएगा, 3465। अब कितना शेष बच रहा है, 18 शेष बच रहा है, 18 माइनस कर दीजिए आप लोग। तो कितना हो जाएगा आपका 3447। कितना हो जाएगा आपका 3447। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो कि आप एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। और एलसीएम अगर नहीं निकालना आता है तो आप लोगों के लिए बेकार की बात नहीं है, ठीक है, एक बार सीख लीजिए फिर से आ जाएगा। ठीक है, 7th में पढ़ा होगा आपने, 6 में पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं जैसे एलसीएम निकालना, जैसे अभी 2, 4, 8 का एलसीएम निकालना, 2, 4, 8 का एलसीएम निकाल। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर देखिए 2 से फिर कट रहा है तो 1, लास्ट में क्या है 1, 1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर क्या है 2, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणे कितनी बार गया, 3 बार, तो ये क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 8 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मासा, मासा आपका दिया गया है 16 तथा उनका गुणनफल, जो दो संख्याएं हैं हमारी। अब देखिए एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख ले, एक फॉर्मूला आपका काम आने वाला है। एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, भाई इसको देख लीजिए, फिर से देखिए। अब ये देखिए जो गुणनफल होता है दो नंबरों का, जो गुणनफल होता है दो नंबर, जैसे एक नंबर हमने मान लिया ए और एक नंबर हमने मान लिया बी, तो इनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, मासा गुणे लासा के बराबर होता है ये। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू मासा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, दोनों का गुणनफल दिया गया है। कितना दिया गया है 6400। कितना दिया गया, मासा आपका कितना दिया गया 16। और फिर क्या बोला गया कि लासा निकालिए, लासा दिया नहीं गया, अब तो निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6400/16 गुणे लासा। हाँ भाई 16 × 64, ये क्या आएगा आपका 400। तो 400 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ये तो सभी को क्लियर हो गया।
अब देखिए 167 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या मतलब, आप समझ गए कि मासा दिया गया है। जो संख्या है 102 और 87, तो क्या है, दो संख्याएं। अब अभी हमने क्या बताया आपका, एक संख्या 102 गुणे 187, दो संख्याएं। फिर कह रहा है पूर्णतः विभाजित करती, इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या क्या मतलब है, लासा निकालना है हमें। तो क्या है, मासा मासा गुणे लासा होता था, मासा गुणे लासा होता था। तो भाई लासा निकालना है, मासा में कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। तो ये क्या हो गया, लासा। ये आपका 102 गुणे 187 बढ़ रहा है, ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब भाई काट दीजिए। ठीक है, 16 नहीं 17 दिया गया, 17वां बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है 17। अब 17 से काटेंगे तो देखिए 17 से काटेंगे तो 17 का अगर पहाड़ा हम 11 बार पढ़ें तो क्या हो जाएगा, 11 187 और 102, 102 गुणे 11 तो क्या हो जाएगा, 1122 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत। 168 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉपियों की वह कम से कम संख्या। अब कम से कम संख्या आप लोग समझ गए होंगे, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या है, लासा निकालना है हमको। संख्या क्या होगी जिसमें 3 6 12 15 के बंडलों को अलग अलग किंतु बराबर बांटा जा सके। तो भाई 3 6 12 15 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 60। कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो ये तो करके दिखाने की जरूरत है नहीं। फिर देखिए 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 55 मीटर लंबे 22 मीटर चौड़े एक मैदान के वर्गाकार दरियां बिछानी है, एक की नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या क्या होगी। अब कम से कम, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। अब लिखा है 55 मीटर, एक कोई भी मैदान है आपका, एक है उसकी लंबाई 55 है, ठीक है, और उसकी आपकी चौड़ाई 22 है। ठीक है, उसकी चौड़ाई आपकी क्या है, लंबाई आपकी 55 है, चौड़ाई 22 है। तो इनका मासा निकाल लें तो मासा कितना निकलेगा, 11 निकल आएगा। 55 और 22 का मासा 11 निकलेगा। तो प्रत्येक दूरी की क्षेत्रफल क्या हो गया, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 121। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल। अब मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 गुणा कर लें। अब फिर कह रहा है कि उसमें कितनी कितनी दरियां कम से कम बिछाई जाए। तो कम से कम भाई भाग दे दीजिए, मासा जो निकला था 11। अब 11 से भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 10। ठीक है, 11 क्या बचेगा, 11 को 10 से गुणा करें तो क्या आएगा, 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर। फिर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 ग्रह जिसके तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं, यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर एक सीध में हो तो कितने दिनों में वे पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो भाई पुनः किसी स्थिति में आ जाएंगे, तो आपको बोला गया तो आप 200, 250 और 300 क्या निकाल दीजिए, लासा निकाल दीजिए। कितना निकालिए, लासा निकाल दीजिए। चलिए मैं करके बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। 200, 200, 250 और 300। लासा तो सबसे पहले 2 से 100 बार जाएगा, और ये आपका 150 बार, ये आपका 125 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 125 बार। ठीक है, दो एक कम दो, दूनी 4, दो पंचे 10, और ये आपका 150। ठीक है,
फिर 2 से काट लें तो क्या हो जाएगा, 2 50 बार, और ये तो कटेगा नहीं 2 से, और ये आपका 75। ठीक है, ये आपका 75। फिर जाएगा, फिर 2 से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 25 बार, ये आपका 125, और ये आपका 75। ठीक है, फिर देखिए 5 बार जाएगा, फिर पचम 25, और ये आपका 5 दूनी 10, पचम 25, और ये आपका 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5। ठीक है, और फिर 2 पचम 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 इक्कम 5, पचम 25, 5 तियां 15। फिर देखिए 3 से कटेगा और फिर 5 से, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे, 2 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 3 कर दीजिए तो किसका एलसीएम आ जाएगा आपका 3000। कितना आ जाएगा आपका 3000 दिन। कितने हो गए, या कितने, 3000 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक है, कितने में चक्कर लगाता है, 3000 दिन। तो ये क्या दिया गया आपका, इसका एलसीएम निकालना था, ऑप्शन नंबर 3। तो एलसीएम भी आपको बता दिया कि कैसा निकलता है। अब तो सभी को क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं 171 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। भाई कोई भी 6 घंटी लगी हुई हैं, वे एक साथ बजनी आरंभ होती हैं, यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड, ठीक है, सेकंड में बात करी जा रही है, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो कह रहा है 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। तो पहले तो यहां तक समाधान निकालें। 2 4 6 8 10 और 12 का आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जब निकालेंगे 120 सेकंड, काहे में आया आपका, सेकंड में आया। ठीक है, 120 सेकंड को अगर हम मिनट में लिखें तो आप लोग जानते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 120 में कितने हो जाएंगे आपके, 2 मिनट। कितने हो जाएंगे, 2 मिनट। कितने हो जाएंगे, 2 मिनट। अब कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो भाई 30 मिनट है, 30 को अगर 2 से भाग करते हैं तो क्या आ जाएगी, 15। कितना, 15। तो 15 नहीं इसका राइट है, कितना हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा गया एक बार कितने इकट्ठा, 30 मिनट में कितनी इकट्ठा बजेंगी। ठीक है, आप इकट्ठा बजेंगे 30 मिनट में तो आप क्या बोलेंगे, 120। ठीक है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। अब देखिए 172 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 172 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है एक टोकरी के सेबों को एक लड़का क्रमशः 4 6 8 और 9 टोकरियों में सजाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्रत्येक बार एक सेब टोकरी से शेष बच जाता है। कितना बचता है, एक सेब बच जाता है। टोकरी में कम से कम कितने सेब हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे 4 6 9 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका 36 आएगा। लासा कितना निकलेगा आपका, लासा 36 निकलेगा। और एक सेब बच जाता है हर बार, तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। तो 37 क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 173 नंबर क्वेश्चन की। लिखा है आपका 4 पहियों की पर्दियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर कम से कम कितनी दूरी की तय करेंगी। कितना कम से कम तय दूरी, तो कम से कम का मतलब क्या है, आपको 50 60 90 और 100 का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका आप क्या क्या आ जाएगा, 9000 9000 सेंटीमीटर। और ध्यान दे कुछ आंसर का में दिया गया आपका मीटर, 9000 को सेंटीमीटर में बदलेंगे, वो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 मीटर। क्या हो जाएगा आपका 9 मीटर, इसका राइट है। ठीक है, फिर बात करते हैं 174 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया है एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। तो कोई भी एक व्यापारी है, हर चौथे दिन वो कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है। यदि दोनों 5 जनवरी को कानपुर एक साथ गए थे तो अगली किस स्थिति में वे पुनः कानपुर साथ जाएंगे। तो भाई एक बार चौथे दिन जाता है, एक बार 10वें दिन जाता है, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए।
तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर ये क्या है, 2 एकम और 5, तो ये क्या हो गया आपका 2 दूनी 4 चांस में, तो आपका क्या है व्यापारी 20वें दिन 20 जनवरी को जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा फंडा। अब 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मासा आपका क्या है 35 दिया गया, लासा इतना दिया गया, उनमें से एक संख्या दी गई। अभी हमने बताया था एक संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा और मासा। तो क्या हो गया आपकी एक संख्या हमने 175 मान ली, दूसरी हमने x मान ली जो निकालनी है, और ये हमारा क्या लासा 35। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया आपका 35, और गुणे हमारा क्या हो गया 525। अब भाई x इज इक्वल टू 175, ये क्या हो गया आपका 35 गुणे 525। ठीक है, बटा 175, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा 105। 105 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है एक कमरे में फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 450 सेंटीमीटर नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती हैं ताकि टाइल्स की संख्या कम से कम रहे। अब कम से कम पूछा गया ना, कम से कम भैया 300 और 425 में इसका मासा निकालिए, तो मासा क्या आएगा आपका 125, और 125 क्या कट रहा है आपका 25, तो क्या होगा 25 गुणा 25। ठीक है, मासा आप लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोग मासा में कंफ्यूज हो रहे हैं तो भाग विधि से मैं आप लोगों को मासा निकालना सिखा देता हूं। देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको क्या रखते हैं, भाग के अंदर रखते हैं। जो हमारा क्या है 300, कितना था 300। अब निकालें, यहाँ पे क्लियर करें, ये क्या है हमारा 300। ठीक है, अब 300 से भाग दें, 300 एकम 300। ठीक है, ये क्या हो गया 300। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा 125। अब 125, अब क्या बचा, ये हमारा जो छोटी संख्या थी ये क्या है 300। अब फिर 300 को भाग देंगे। ठीक है, ये से, ठीक है 300, अब 125 दूना आपका क्या हो जाएगा 250, तो यहाँ पे 250, ये आपका कितना बचा 50। अब ये क्या है, जब तक एक नहीं आ जाता लास्ट में पूरा, ये हमारा क्या है 125 उतार लेंगे ये वाली संख्या। ठीक है, फिर भाग देते, 25 दूना 100, तो ये क्या बचा 50, और फिर ये क्या है से भाग देंगे, ये हमारा क्या बच रहा है 25, ये क्या बच रहा है हमारा 25, और ये क्या है 25 दूना 50, तो पूरा पूरा कट गया। तो क्या हो गया 25 हमारा इसका क्या है, तो 25 गुणे 25 के 2 सेंटीमीटर आएंगे। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या एचसीएफ क्या निकला 50, तो वर्गाकार की भुजा क्या निकली आपकी 25, और तो टाइल्स की माप क्या होती है भुजा गुणे भुजा होती है, भुजा हमारी क्या निकली आपकी 25 और गुणे 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। फिर बात करते हैं 177 नंबर क्वेश्चन की। क्या बात करें 177 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है 3 ड्रमों में क्रमशः 120 लीटर, 144 लीटर तथा 204 लीटर पानी भरा है। बड़ी से बड़ी बाल्टी की धारिता क्या होगी। तो बड़ी से बड़ी बाल्टी की आपकी धारिता क्या होगी, 177 नंबर क्वेश्चन। एचसीएफ निकाल दीजिए, 120 और 44 और 204 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा 12 लीटर। तो आप लोग इसको करके देख सकिए। फिर कह रहा है 178 नंबर क्वेश्चन। 178 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पे क्रमशः क्या बच रहा है 5 और 6। तो भाई आप लोग करें क्या, 804 माइनस 5 कितना बचेगा 799, और 1745 माइनस 6 तो क्या होगा आपका 1739। कितना होगा आपका 1739। अब 1739 और 799 में आप लोग क्या करें एचसीएफ निकाल लें। भाई एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया 799, और ये आपका क्या है 1739। अब भाग विधि से मैं एक बार तो सीखिए, आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकलेगा, इसका एचसीएफ आपका निकल के आएगा 47। कितना निकलेगा 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग निकाल के देखेंगे भाग विधि से, जिसका निकल जाएगा वो कमेंट बॉक्स में मैंने लिखेगा कि एचसीएफ निकल गया।
फिर देखिए 169 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 590, 908 और 10 क्या 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचेगा। तो भाई समान शेष बचेगा, आप लोग क्या करेंगे इसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या भाई एचसीएफ निकालिए। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालिए और आंसर बताइए 179 का। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, ठीक है। वो ऐसे लिख दिया करिए कि वन, आप लोग बताते हैं तो आंसर सीधे लिखते हैं। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 179 का ये आंसर है। फिर बोला गया है, बोला गया 180 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का। तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में यदि उनका मासा 12 है तो वे संख्याएं क्या होगी। तो भाई क्या होगा, मासा है तो सीधे पहली संख्या क्या है 12 और दूसरी क्या होगी 12 दूनी 24 और ये क्या है 12 तिया 36। तो क्या हो जाएगा 12, 24, 36, सिंपल सा मासा दिया गया है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो भी पूरा मॉडल टेस्ट पेपर है ये हमारे व्हाट्सएप चैनल या आपको टेलीग्राम पे पूरा मिल जाएगा। इसमें से आप लोग ये देखिए सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और पूरी आपकी क्या है, पूरी आंसर शीट भी लगी हुई है। ठीक है, आप पूरी आंसर शीट भी देख सकते हैं। और जिसने अभी तक इससे पहले के मॉडल पेपर नहीं देखे, जो 1 आया था और 2 के 2 पार्ट हैं, वो भी आप लोग जाके देख लीजिए। और हमारे जो है मॉडल टेस्ट पेपर, जो आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो 3 और 4 भी अपलोड हो गए हैं। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और जिसका आपको लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। और उसके सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं आपको कहाँ मिलेंगे, एनएमएस अड्डा पे मिलेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी भाई शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स करके बताते रहा करिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, कोई भी गलती हो तो बता दिया करिए, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।